हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ दोपहर को 12 बजे आपकी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस चलती हैं, जिसमें मैं आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूँ जीएस का, जिसमें मैंने आपको जीएस 4 से शुरुआत की है और जीएस 4 की लगभग 9 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये 10वीं क्लास है और मैं आपको सिलेबस में अभी वर्तमान में मैंने पिछले क्लास में आपको नीति शास्त्र के आयाम को पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, यानी निजी संबंधों में, सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या महत्व है, किस प्रकार से यह भूमिका अदा करता है, इसके क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या करना चाहिए इसको बढ़ाने के लिए। तो इसको क्या है कि सिलेबस को मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उन लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो है इतना अच्छा कंटेंट आपको, क्रिस्प रिलेवेंट कंटेंट है, हैंड रिटन नोट्स है, बहुत एफर्ट लगती है इसको बनाने में, और ये आपको एकदम टू दी पॉइंट कंटेंट से आपको बेनिफिट मिलेगा आंसर राइटिंग में। सीधे सीधे आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। घंटों और लाखों की जो कोचिंग में आप समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, वो आपकी बचत होगी। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो है आगे हम लोग कंटेंट क्या आपको बताया हुआ पिछले क्लासेस में कि मैं आपको दिसंबर और जनवरी तक जीएस 4 के सारे, जीएस 2, जीएस 1, जीएस 3, जीएस 4 सभी सिलेबस जीएस के कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसलिए आप प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि जो है मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। एक अंदर से मोटिवेशन भी आना चाहिए कि नहीं, लोग देख रहे हैं, नहीं लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा सा फील आता है। और मैं आपको पूरा जीएस कंप्लीट कर दूंगा, मेंस का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं अपने निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, यानी एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस का पॉइंट है, आज का ये टॉपिक है, यही है। तो मैं आपको जो है थोड़ा सा एक सिलेबस से शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, ये क्यों दिया है टॉपिक। क्योंकि क्या है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेबस में पॉइंट दिया क्यों है और उसके क्या महत्वपूर्ण मुद्दे और आयाम है, उसको देख लीजिए। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी, यानी समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। कौन? मनुष्य। क्या करता है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो क्या करता है मनुष्य? क्या करता है? वही मनुष्य यानी व्यक्ति क्या करता है? जीवन में निर्णय लेता है। कोई भी मनुष्य जीवन में क्या करता है? निर्णय लेता है। फिर कार्य संपादन करता है, यानी कार्य संपादन करता है, ठीक। फिर इसके आधार पे क्या करता है? इन जो कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी कार्य को संपादन करेगा, यानी कोई भी कार्य करेगा, तो उसका क्या होगा? कुछ आधार होगा, ठीक। उसका कोई मानदंड होगा और साथ साथ उसका क्या होगा? कुछ लक्ष्य होगा, कुछ उद्देश्य होगा। लक्ष्य होगा और उद्देश्य भी होगा। किसका? व्यक्ति का। किस लिए? निर्णय लेने में, कार्य करने में उसका कोई जो है आधार होगा, मानदंड होगा, लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करिएगा, क्योंकि क्या है कि मैं लिख नहीं पाता हूँ टैब पे, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आई जा रही होंगी, उसको आप नोट करते जाइए। तो क्या है कि जिन आधारों का जो भी आपने उसने निर्णय लिया, कोई भी उसने कार्य किया, तो उसके कुछ आधार और लक्ष्य थे, मानदंड थे, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका निर्धारण कौन करेगा? वो करेगा नीति शास्त्र। आपको समझ में आया? ठीक है, उसका निर्धारण नीति शास्त्र करेगा। क्योंकि क्या है, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है? समाज का एक अंग है। व्यक्ति जो है समाज का एक अंग है, ठीक। जो इसलिए क्या करेगा? व्यक्ति जो निजी जीवन में कुछ भी करे, उसका क्या पड़ेगा? समाज पे प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या पड़ेगा? समाज पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब प्रभाव कैसे पड़ेगा? परोक्ष रूप से पड़ सकता है, यानी, और ये क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से पड़ सकता है, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से सामाजिक जीवन पर मनुष्य के कृत्यों, लक्ष्यों, उद्देश्यों और आधारों का जो भी कार्य करे, उस पर प्रभाव क्या पड़ता है? सार्वजनिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे क्या होते हैं कि जो इस प्रभाव का ही जो आकलन है, और ये प्रभाव कैसे निर्धारित होंगे कि प्रभाव उचित है या अनुचित है, या प्रभाव जो है सही पड़ा है या गलत पड़ा है, तो वो क्या होगा कि जो नैतिक कार्य होंगे उसके प्रभाव उचित प्रभाव पड़ेंगे, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो अनैतिक कार्य होंगे उसका क्या पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके द्वारा निजी कार्य भी किए जाएंगे तो समाज पे अफेक्ट पड़ेगा। परंतु सार्वजनिक जीवन में भी जो भी कुछ कार्य किया जाएगा उसका क्या पड़ेगा? निजी जीवन पे भी
प्रभाव पड़ेगा, निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या दिया है टॉपिक में इसीलिए दिया है कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, यानी इसीलिए आपको यूपीएससी ने आपको सिलेबस को जो ये पॉइंट है उसको शामिल किया है। मैं आपको इसको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप वीडियोज़ को पुनः प्ले कर लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंप्लीट कराना है। अब देखिए नोट्स में क्या लिखा है। नोट्स में ये लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में क्या करता है, नाना प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। ठीक है, अब मनुष्य भाई सही बात है, वो समाज में अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। जैसे क्या, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासक। ठीक है, इस प्रकार की जो भूमिकाएं क्या करता है मनुष्य, क्या करता है, उसका निर्वहन करता है, ये भूमिकाएं अपनी समाज में अदा करता है। अब क्या होता है कि इन जो सारी भूमिकाएं होती हैं उससे उसके कार्य, व्यवहार और उत्तरदायित्व क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन जो भी भूमिका अदा करेगा उसमें उसका कार्य क्या अलग होगा, व्यवहार उसका अलग होगा, उसका उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इन्हीं संबंधों में नीति शास्त्र की क्या होती है, भूमिका उभर कर सामने आती है कि निजी और सार्वजनिक संबंध में नैतिकता को किस प्रकार से स्थापित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब व्यक्ति क्या है, एक डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने सार्वजनिक जीवन में वो एक डॉक्टर की भूमिका अदा कर रहा है, पर निजी जीवन में वो एक पिता की भूमिका अदा करेगा, एक पुत्र की भूमिका अदा करेगा, एक भाई की भूमिका अदा करेगा। ठीक है, तो अनेक प्रकार की जो चीजें होती हैं ये सामने यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अब डॉक्टर इन द सेंस वो जेंडर न्यूट्रल शब्द है, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, तो वो माता की भूमिका अदा करेगी, बहन की भूमिका अदा करेगी। ठीक है, माँ की भूमिका अदा करेगी। तो ये सब चीजें क्या है, एक प्रकार से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इस पे अब सार्वजनिक जो जीवन में जो भूमिका अदा करेगी, एक निजी लाइफ में, एक सार्वजनिक लाइफ में, इसके बीच में नैतिकता को किस प्रकार से स्थापित करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है ये हम अपने टॉपिक में करने वाले हैं। तो मैंने आपकी भूमिकाओं को बता दिया कि सिलेबस में पॉइंट को क्यों रखा है, फिर ये समाज में किस प्रकार की भूमिका के अनुसार ये जो कर्तव्य, निर्वहन, दायित्व, उत्तरदायित्व है, सब कुछ उसको मैंने बता दिया। अब मैं आता हूँ निजी संबंधों में नैतिकता। अब यहाँ पे इस टॉपिक को मैंने दो भागों में बांट दिया। अब नैतिकता मैं आपको पढ़ाने वाला निजी संबंधों में। ठीक, तो निजी संबंधों में नैतिकता का क्या अर्थ हुआ कि देखिए इसमें अब इस टॉपिक को एकदम अच्छे से आप पढ़ लीजिए। व्यक्ति का अपने परिवार, सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों आदि के साथ क्या आता है, संबंध निजी संबंध के दायरे में आता है। सही बात है, जैसे परिवार हो गया, सदस्य हो गया, मित्र हो गए, सगे संबंधी हो गए, उनका क्या संबंध होगा, निजी संबंध के दायरे में आता है। इसमें क्या होती है, निकटता, घनिष्ठता, संवेदनात्मक लगाव होता है, आंतरिक जुड़ाव भी होता है, परस्पर प्रेम भी होता है, प्रतिबद्धता भी होती है और कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। यहाँ पे जिम्मेदारियां भी लिख लीजिए, जिम्मेदारियां भी होती हैं। ठीक है, यानी क्या है कि इसमें जो व्यक्ति का जो सगे संबंधी, परिवार सदस्य और इनके साथ जो संबंध होता है वो निजी संबंध में होता है। उसमें निकटता होगी, घनिष्ठता होगी, संवेदनात्मक लगाव होगा, आंतरिक जुड़ाव होगा, प्रेम होगा, प्रतिबद्धता होगी और जिम्मेदारियां होंगी। ठीक, तब निजी संबंधों में जो भी परस्पर संबंधित पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है जो भी कि वे अपने दूसरे की निजता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे और उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये जरूरी होता है कि निजी संबंधों में जो कुछ भी संबंधित पक्ष हैं वो क्या करेंगे, अपने एक दूसरे की निजता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे और उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। ठीक, तो अब जब निजी संबंधों में नैतिकता की बात आती है, ये नैतिक बात है। ठीक, तो नैतिकता के मूल्य कौन कौन से हैं, तो सत्य है, किसी भी संबंध में सत्य और प्रेम। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये मूल्य हैं, ये निजी संबंधों में ये होने चाहिए। विश्वास होना चाहिए निजी संबंधों में, परस्पर सहयोग होना चाहिए निजी संबंधों में, सम्मान व आदर भी होना चाहिए निजी संबंधों में, गोपनीयता तो बनानी ही है। ये सब मूल जो नैतिक मूल्य हैं ये जो है ये रहने चाहिए निजी संबंधों में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि निजी संबंधों में क्या हो, सार्वजनिक हस्तक्षेप न हो, परंतु जब निजी संबंधों में हिंसा हो रही हो, मानवीय मूल्यों पर प्रहार हो रहा हो, तो वैसी स्थिति क्या होती है, बाहरी और सार्वजनिक हस्तक्षेप को क्या बोलती है, उचित बोलती है। जैसे क्या हुआ कि अब देखिए यह तो माना जाता है समानता कि निजी संबंध है तो उसमें क्या हो कि सार्वजनिक हस्तक्षेप न के बराबर हो। ठीक, परंतु अगर निजी संबंधों में हिंसा हो रही हो, उसको तार संबंधों को किया जा रहा हो, मानवीय मूल्यों को प्रहार किया जा रहा हो, तो वैसी स्थिति में जो बाहरी और जो सार्वजनिक हस्तक्षेप होता है वो उचित माना जाता है। जैसे आपके उदाहरण स्वरूप देखिए, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम जो एक्ट आया, ये क्या बोलता है, ये इसमें क्या होता है, जैसे अभी कि आप घरेलू हिंसा करने वालों पर जो राज्य है यानी जो कानून है, प्रशासन है, वो क्या करता है, सीधे सीधे सख्त कार्रवाई करता है। यहाँ किस पे, निजी संबंधों में भी ये चीजें आती हैं। ठीक है,
और वृद्ध माता पिता के संरक्षण संबंधी अधिनियम जो है, ठीक। तो ये क्या है कि आपको ये जो है, अब आपको आंसर्स में क्या लिखना है, इन एक्ट्स के नेम लिख लेना है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप तो क्या करता है कि जो राज्य है, कानून है, प्रशासन है, शासन, ये क्या करता है, सीधे सीधे हस्तक्षेप करता है निजी संबंधों में भी। क्यों हस्तक्षेप करता है? जब उस पर क्या है कि उसके जो सार्वजनिक हस्तक्षेप तो न के बराबर हो, परंतु क्या होता है कि जब हिंसा होती है, उस संबंधों को, रिश्तों को तार तार किया जाता है, मानवीय मूल्यों पर प्रहार होता है, ठीक है, एक जो गोपनीयता है उसको भंग की जाती है, तो इस प्रकार पे जो है राज्य कार्रवाई करता है। इस प्रकार की जो है, ठीक, ये जरूरी हो जाता है। परंतु क्या है कि निजी संबंधों में नैतिकता का पतन का कारण मुख्यतः क्या है, वो चीज आप देखिए कि निजी संबंधों में अब नैतिकता के पतन हो रहा है। इसका कारण क्या है कि स्वार्थवादी सुखवादी प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है। अब क्या है, स्वार्थवादी यानी स्वार्थ जीवन, सुखवादी प्रवृत्ति का लगातार ये क्या है, प्रसार हो रहा है। मार्केट फोर्सेस इसको मोबिलाइज कर रही हैं, ठीक है। अर्थ और काम जीवन क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य हो चुका है, यानी पैसा और काम, ठीक है, ये जीवन का हमारा इस समय वर्तमान में चरम लक्ष्य हो चुका है। इस कारण भी निजी संबंधों में नैतिकता का पतन हो रहा है। संबंधों का निर्धारण क्या है, लाभ हानि के आधार पर होता है। यही सत्य बात है कि निजी संबंधों में भी नैतिकता का जो पतन कारण मुख्यतः क्या है कि संबंधों का निर्धारण वो लाभ और हानि के अनुसार होता है। क्यों, इनसे लाभ है तो इनसे हमारा अच्छा रिश्ता रहेगा, इनसे हमारी हानि है या फिर इनसे कोई लाभ नहीं है तो हम उनसे दूर होते चले जाते हैं। ये क्या है कि निजी संबंधों में नैतिकता के पतन का कारण जो है ये बनता जा रहा है। पारिवारिक मूल्यों जैसे परस्पर प्रेम हो, सहयोग हो, बुजुर्गों महिलाओं का सम्मान हो, उसमें इसके आदर में कमी आ रही है। इसके कारण भी मानवीय मूल्यों का जो है ये क्षरण हो रहा है और निजी संबंधों में नैतिकता के पतन के कारण में ये सारे जो पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण जो है ये भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो अब आता है कि निजी संबंधों में उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, तो 4-5 पॉइंट इसको देख लीजिए आप। तो सकारात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। सकारात्मक समाजीकरण मतलब समाज में रहने की जो प्रक्रिया है, जो सामाजिक में समाज की भूमिका है, समाज में जो मूल्यों को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है और जो संस्थान है वो क्या करें, इसको बढ़ावा दें। बचपन में बच्चों के क्या है, मन मस्तिष्क के मूल्यों का बीजारोपण बचपन में ही किया जाए, ये बहुत जरूरी है, ठीक। स्कूलों में क्या हो, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा अगर जो यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे बच्चा, उसमें क्या होता है नैतिक शिक्षा की, या यूपी बोर्ड से छोड़िए किसी भी बोर्ड से पढ़े हो आप, जब बचपन में पढ़ते थे हम लोग तो उसमें भी नैतिक शिक्षा की एक किताब होती थी। अब तो शायद वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यही प्रॉब्लम है आज बच्चों की, ठीक है। तो क्या है कि बच्चों में मन मस्तिष्क में मूल्यों का बीजारोपण तो हो नहीं पा रहा। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने स्वयं के प्रति अपेक्षा करते हैं, ये जरूरी है, ठीक। परस्पर विश्वास, परस्पर क्या हो, परस्पर विश्वास हो, ठीक। दूसरी सिद्ध क्या हो, व्यक्तिगत प्रागढ़ता हो, प्रतिबद्धता हो, ठीक। तो इससे क्या हो, ये भी जरूरी होते हैं कि हमारे निजी संबंधों में बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार से ये जरूरी होते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक संबंधों में अब नीति शास्त्र, यानी हमने निजी संबंधों में क्या पढ़ा, निजी संबंधों में नैतिकता किस प्रकार होती है, उस पर क्या मूल्य होते हैं, नैतिकता के मूल्य क्या। अब ये कीवर्ड्स मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखा है कि आप इसको आप अपने अनुसार इसको एक्सपेंड करिए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सेंटेंस बनाने, आंसर फ्रेम करने, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ सीधे आंसर राइटिंग की फॉर्मेट में ही पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपको समझाया, फिर मैं आपको उसके संबंधित मूल्य बता दिया, उसका इंट्रो बता दिया, फिर इसके बाद उसका पतन का कारण क्या हो रहा है, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये चीज़ें सीधे आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में है, सीधे आंसर आप इससे लिख सकते हैं, पर आपको एक्सपेंड करना और इसको को रिलेट करना विद अदर टॉपिक्स, ये बहुत जरूरी है। अब क्या है कि अब निजी संबंधों में बढ़ावा देने के उपाय मैंने आपको पढ़ाया, किंतु आप अपना दिमाग थोड़ा सा नहीं लगाएंगे, आप थोड़ा सा आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ 5वां पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, सीधे आप आ जाइए सिलेबस पे। अब मैंने यहाँ पे तो आंसर में नहीं लिखा है, जो आपको टॉप नोट्स में तो नहीं बताया है, तो ठीक। तो अब यहाँ पे क्या जा रहा है, अब यहाँ पे सिलेबस में देखिए ये लिखा है, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका। अपने आंसर में क्या लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट आप डाल के लिख सकते हैं कि जो बच्चों में मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। ये पॉइंट आपका हो गया। किंतु मैं यही बोल रहा हूं कि आपको क्या है कि इसको आपको खुद से भी जो है इसमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैंने नोट्स दे दिया, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे उसको वही लिख कर आएंगे और वही उत्तर होगा, नहीं। सवाल जिस प्रकार से आएगा, फ्रेम करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें आती हैं तो फ्रेम करना आपको आना चाहिए। और इसके लिए आपको खूब सारे मतलब ये दिमाग में ही आपको क्या करना है, थॉट प्रोसेस में इसको चलाते रहना है, ठीक। अब क्या है, सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र।
अब होता क्या है कि जो व्यापक रूप से जो मनुष्य के सभी कार्य क्या होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको बताया सभी कार्य क्या करते हैं, कार्य और व्यवहार क्या करते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाज को प्रभावित करेंगे। अब जो सब प्रभावित करेंगे क्या करेंगे, सार्वजनिक संबंधों के दायरे में आ जाते हैं। ठीक, अब इस रूप में क्या होता है कि मनुष्य का जो सामुदायिक जीवन है ही उसके सार्वजनिक पक्ष को क्या करता है, इंगित करता है। जो मनुष्य का जो सामुदायिक जीवन है उसके सार्वजनिक पक्ष को इंगित करता है। सार्वजनिक संबंधों में वैसे मूल्यों और मानकों को क्या बोलते हैं, स्वीकार, वैसे मूल्यों और मानकों को स्वीकार किया जाता है जिनके बारे में सबकी सहमति होती है। अब होता क्या है कि जो मनुष्य का जो जीवन है, ठीक, अब उसका जो सामुदायिक जीवन होता है वही उसका क्या करता है, सार्वजनिक पक्ष को दर्शाता है। ठीक, तो जो सार्वजनिक संबंध होगा उसमें मूल्यों और मानकों को स्वीकार किया जाता है जिनके बारे में सबकी सहमति, यानी जब जो जिसके बारे में सब लोग सहमत होंगे उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इसको जो है स्वीकार किया जाएगा। जैसे क्या है, डॉक्टर मरीज का संबंध, प्रशासक और नागरिक का संबंध, व्यापारी और नागरिक ग्राहक का संबंध, ये क्या होते हैं, आपके जो सार्वजनिक जीवन के संबंध होते हैं जो सबको स्वीकार होते हैं वही क्या होते हैं, ये मान्य होते हैं। ठीक है, अब आता है कि जो सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं। मैंने आपको निजी संबंधों में नैतिक मूल्य को बताया। अब आता है कि सार्वजनिक संबंधों में भी कुछ नैतिक मूल्य होंगे। कौन कौन से मूल्य होंगे, उत्तरदायित्व होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जवाबदेहिता होगी। ठीक है, जवाबदेहिता होगी। ठीक, जवाबदेहिता होगी, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो जवाबदेहिता भी होगी। नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, जवाबदेहिता तो होगी, यहाँ मैंने लिखा हुआ। ठीक है, संवेदनशीलता होगी। ठीक, आप संवेदनशील आपको होना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठता होगी, और ये सब क्या है, सार्वजनिक जीवन के जो है ये हमारे मूल्य हैं और इसका पालन जो है करना चाहिए। कानून के दायरे में रहना होगा। ठीक, कानून के दायरे में आपको कानून का पालन करना होगा। ये हमारे सार्वजनिक जीवन का जो है ये मूल कारण है। ठीक है, अब आता है कि सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का पतन कारण क्या है, क्यों हमारे जीवन संबंधित सार्वजनिक संबंधों में जो है नैतिकता का पतन हो रहा है। तो क्या है कि भ्रष्ट आचरण की स्थिति में क्या है, त्वरित और प्रभावी जो विधान की कमी, विधान मतलब नियम कानून, और उसके अनुपालन में जटिलता है। जो भी भ्रष्ट आचरण कर रहा हो उसके उस पर त्वरित एक्शन, उसके त्वरित उस पर कार्रवाई की जाए। उसका जो भी भ्रष्ट आचरण उसका अनुपालन क्या है, उसको जो है तुरंत उसको सजा दी जाए, उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, विभागीय कार्रवाई की जाए। इसके लिए क्या है कि कानून तो है पर उसके क्या है कि जटिल अनुपालन में जटिलता है। ठीक, साथ साथ क्या है, बहुत सारे विभागों में प्रभावी जो कानून है उसके भी अभाव है। तो इससे क्या है कि भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिल रहा है। कम समय में अधिक कमाने की जो चाह है वर्तमान में क्या कर रही है, आपको भ्रष्टाचार की ओर ले जा रही है और सार्वजनिक संबंधों में जो पतन की ओर जो है ले जाती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं, उदाहरण के लिए यहाँ सब कुछ जगह, हर जगह आप जितना उदाहरण लिखेंगे आपको नंबर गेन होगा। मैंने उदाहरण यहाँ नहीं लिखे हैं, वो आपके विवेक के ऊपर है, आप उसको जरूर लिखिएगा। कम समय में जो अधिक कमाने की चाह है, ये भी क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अब समाज में वैसे व्यक्तियों को अधिक सम्मान और आदर जिसके पास नाना प्रकार से क्या है, अधिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, नैतिक नहीं भौतिक संसाधन क्या है, उपलब्ध है, उनको आदर दिया जाता है। अब आप देखिए वर्तमान की स्थिति देखिए, एक व्यक्ति है उसके पास 10 गाड़ियाँ हैं, 10 बंगला है, 25-30 नौकर है। ठीक है, उसकी स्वीकार्यता देखिए आप, समाज में इतनी ज़्यादा स्वीकार्यता होगी बजाय इसके कि ये लोग समझे कि ये किस प्रकार से इसको अर्जित किया है। जाहिर सी बात है 10 गाड़ियाँ 10, अब इसने अनैतिक रूप से अर्जित किया, यानी भ्रष्टाचार करके अर्जित किया, अवैध धन कमाया। ठीक, तो ये जो चीज़ें होंगी वो क्या होगा, ये हमारे समाज को आकृष्ट करती हैं, यही हमारे समाज को ये प्रभावित करती हैं। वर्तमान की स्थिति तो अभी यही है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, जागरूकता का अभाव है। ठीक, अभी भी जो है लोग क्या है, साक्षर हैं बस, शिक्षित नहीं है। शिक्षित होते तो ये सब चीज़ों पे आप जाते ही नहीं। ठीक, तो क्या है कि ये सब चीज़ों भौतिक संसाधन है, इससे क्या होता है कि समाज में स्वीकार्यता बढ़ती है, कम समय में अधिक कमाने की चाह है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें जो गलत रास्ते को ढकेलती है। इससे क्या हो कि हमारे सार्वजनिक संबंधों में भी जो है क्या है, नीति शास्त्र नैतिकता का जो है वो हमारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। सार्वजनिक हित के स्थान पर क्या है, व्यक्तिगत हित को वरीयता दी जा रही है। पब्लिक लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत हित को वरीयता देते हैं। एक उदाहरण आप देख लीजिए, अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक आप आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊँ, एक थे IAS अभिषेक सिंह, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। IAS अभिषेक सिंह जौनपुर के थे, ये वर्तमान मतलब जौनपुर के निवासी थे। ठीक है,
अब ये क्या हुआ, ये जो है ये पर्यवेक्षक बनाकर चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात इनको भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? गुजरात भेजा गया था। ठीक, ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये एक्टिंग भी करते हैं, बहुत सारे जो है इनका नाना प्रकार का प्रोफेशन भी रहा है। तो ये गुजरात जब गए पर्यवेक्षक बना करके, तो वहाँ उन्होंने एक अब होता है कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ सर्विस के रूल बुक होते हैं, उसका पालन करना पड़ता है। मतलब आपको फोटो नहीं अपलोड करनी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपना जो गाड़ी मिली हुई थी, सिक्योरिटीज मिली हुई थी, इसके साथ इन्होंने फोटो अपलोड किया, वायरल रील लगाया था, कुछ ऐसा कुछ था। इस पर सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। ठीक है, इसके किस लिए सस्पेंड किया? इन्होंने वायलेशन किया है रूल का। तो क्या है यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सार्वजनिक हित के आधार पर उन्होंने क्या बोला, व्यक्तिगत हित को वरीयता दी थी। ठीक, अब उन्होंने इसके कारण से उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक, अब उन्होंने अपना इस्तीफा सरकार को दे दिया है। तो ये उनका अलग मैटर है, पर आप उदाहरण दे सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया है, इसको मतलब अन्यथा न लिया जाए। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि किस प्रकार से आपको पब्लिक लाइफ में रहते हुए पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना है, उसको चीज़ों को जो है। अब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने सार्वजनिक हित, मैंने सार्वजनिक हित था, आप पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो आपका पब्लिक लाइफ है, ये आप पब्लिक लाइफ में है और आपको जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पालन करना, नियमों के अनुसार रहना है। तो उन्होंने क्या बोला, व्यक्तिगत हित को वरीयता दी। उन्होंने अपने खुद के ब्रांड प्रमोशन वगैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रूल का उल्लंघन हुआ और कार्रवाई हो गई। तो यही उदाहरण, ऐसे ही आपको उदाहरण देने पड़ते हैं लिखने के लिए। आप जाहिर सी बात है किसी का नाम नहीं लिख सकते, पर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे उदाहरण समझा रहा हूँ कि आप यहाँ से कैसे लिखेंगे। बहुत सारे अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी को लिखा जाए। अब क्या है कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के क्या है कि जो 7 पाप हैं निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के पतन के संबंध में, क्या गांधी द्वारा उल्लिखित 7 पाप हैं। ठीक, अब ये पाप जो है क्या कर रहे हैं कि जो है ये जो निजी संबंधों के साथ साथ क्या है कि जो सार्वजनिक संबंध है उसको भी ये बिगाड़ रहे हैं। तो गांधी ने क्या बताया, 7 पाप बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस अगर आ गया निजी संबंधों में, सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की बात आ गई, तो गांधी के 7 पाप को अगर आप लिखेंगे तो समझेगा एग्जामिनर कि आपने डीप स्टडी, डीपली पढ़ाई की है और आपको नंबर मिलेगा, वहाँ नंबर जरूर देगा, चूंकि बहुत लोग नहीं लिखेंगे। आज 7 पापों को याद कर लीजिए। क्या है? पहला है सिद्धांत विहीन राजनीति, यानी कि सिद्धांत विहीन राजनीति आज के वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे, दल बदल कानून कितना बार लागू हो रहा है, सरकार लागू हमेशा गिर रही है, उठ बैठ रही है, फिर भी सब चीज़ें चल रही हैं। बिना श्रम के धन, दूसरा पाप है गांधी के अनुसार। तीसरा है बिना अंतःकरण के सुख। चौथा पाप है नैतिकता विहीन व्यापार। पांचवा पाप है मानवता विहीन विज्ञान। छठवां पाप है त्याग रहित पूजा। सातवां पाप है चरित्र विहीन ज्ञान। ये सारे जो हैं गांधी के अनुसार 7 पाप हैं। इसको आप अब कहाँ लिख सकते हैं? इसको आप एस्से में लिख सकते हैं, जो भी एस्से आता है, फिलोसॉफिकल एस्से, तो हमेशा यूपीएससी पूछ ही रहा है, ट्रेंड हो गया है, तो वहाँ आप लिख सकते हैं। आप जो है सीधे आप GS4 में जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि यहाँ आपको कोट करना है, भ्रष्टाचार पे कोट करना है, ठीक है, जवाबदेहिता पे कोट करनी है, पारदर्शिता पे कोट करनी है, निजी सार्वजनिक संबंधों में कोट करनी है, शैक्षणिक संस्थानों परिवार की भूमिका मूल्य विकसित करने में इस पर कोट करनी है, बहुत जगह आप जो है इसको सत्यनिष्ठा का अगर सवाल अगर वहाँ भी इसको आप लिख सकते हैं, तो बहुत जगह आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए इसको आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि 7 जो सिद्धांत है, सिद्धांत विहीन राजनीति, 7 पाप जो हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति, बिना श्रम के धन, बिना अंतःकरण के सुख, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान, त्याग रहित पूजा और चरित्र विहीन ज्ञान, ये हमारे जो गांधी के 7 पाप हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर में लिखना है। तो अब आता है कि हमने सार्वजनिक जीवन में देख लिया कि कैसे नैतिकता का पतन किस कारण से हो रहा है, पर अब हमें सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को कैसे बढ़ाना है, ये देखिए आप। तो क्या है कि बच्चों में बचपन से ही मन मस्तिष्क में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से मूल्यों का बीजारोपण हो। सीधे कंटेंट कहाँ से उठाया मैंने? ये उठाया मैंने सीधे आपके सिलेबस से। इस सिलेबस के पहले पॉइंट में यह जगह मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, ये आप देख रहे होंगे। तो यहीं से मैंने आपको जो है ये पॉइंट को उठा लिया और इसको आप नोट कर लिए। तो इससे क्या हुआ कि आप सिलेबस के माध्यम से ही चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आप लिख पढ़ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नैतिकता के जो स्वर्णिम माध्य है सूत्र, उसको अपनाना। स्वर्णिम माध्य क्या है? मतलब मध्य मार्ग को अपना करके आप चल सकते हैं, ठीक। गांधी द्वारा जो वर्णित 7 पाप है उसके विपरीत की स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे क्या है कि अब ये देखिए कि सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, तो जो गांधी ने 7 पाप बताए हैं उसका उल्टा कर दीजिए।
इसका उल्टा आपको कुछ नहीं आ रहा हो, आपको कुछ नहीं आ रहा हो, जो गांधी के 7 पाप आपको याद हैं और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता कैसे बढ़ाया जाए इस पर सवाल आ गया, तो आप इसका करिए इसी 7 पॉइंट को आप उल्टा कर दीजिए। ठीक, आपका वहां भी आप उत्तर लिख लेंगे। क्या हो कि सिद्धांत युक्त राजनीति हो, ठीक, श्रम आधारित धन हो, अंतःकरण से युक्त सुख हो, जो व्यापार हो वो नैतिकता युक्त हो, विज्ञान क्या हो मानवता युक्त हो, पूजा क्या हो त्याग युक्त हो, ज्ञान जो है वो चरित्र युक्त हो। ऐसे बात जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है कि क्षेत्र विशेष के लिए स्वीकृत मूल्यों और मानकों का जो है दृढ़ता से पालन किया जाए। किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, जो स्वीकृत मूल्य हैं, मानक हैं और दिशा निर्देश और नियम जो है उसका क्या हो दृढ़ता से पालन करके हम जो है निजी सार्वजनिक संबंधों में भी जो है नैतिकता का जो है दृढ़ता से पालन करके उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब एक विशिष्ट संदर्भ आता है कि धार्मिक क्षेत्र निजी है या सार्वजनिक है। ठीक, तो ये एक विशिष्ट संदर्भ है, तो ये बात है। परंतु क्या है कि अपना जैसे इसमें कैसे लिख सकते हैं कि व्यक्ति क्या है कि निजी जीवन में विभिन्न मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार कार्य करता है, परंतु सामाजिक जीवन में से क्या होता है कि निजी पद से ऊपर उठ के कार्य करना होता है। जैसे क्या प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत चाहे किसी भी रिलीजन को स्वीकार करता हो, परंतु सांप्रदायिक विवाद दंगा आदि के संबंध में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उसे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, उससे भेदभाव रहित होकर के सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए। ये क्या क्यों मैंने बताया कि विशिष्ट संदर्भ इसलिए है कि धार्मिक क्षेत्र में अगर आपको सवाल पूछ दे कि निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध, तो इसमें क्या है कि हमको क्या है कि अब निजी संबंध में कुछ भी आप करें, पर सार्वजनिक संबंधों में आपको जो सार्वजनिक जीवन है उसमें क्या है कि हमें निजी पद से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ता है। इसलिए मैंने एक प्रशासनिक अधिकारी का एक संदर्भ बताया। इस पे आप एक सवाल भी आप अपना खुद का पॉइंट लिख सकते हैं। कैसे कि जैसे धार्मिक क्षेत्र जो है वो क्या है हमारे इसके धार्मिक धर्म क्या है, धर्म के 2 पक्ष हैं। धर्म के मैंने 2 पक्ष बताए थे, एक आंतरिक और एक बाहरी। ठीक उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र के भी 2 पक्ष हैं, निजी और सार्वजनिक। तो निजी जीवन में जो कोई व्यक्ति कुछ भी धर्म को फॉलो कर रहा है, धार्मिक जीवन को पालन कर रहा है, जिस प्रकार से रह रहा है, परंतु जब वो सार्वजनिक जीवन में आता है, सार्वजनिक जो हितों पर कार्य करता है, तो उसे क्या होता है कि उसके जो है उसे अपने जो सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, नियम है, कानून है और उसका पालन है उसको करना पड़ता है। उसे जो है सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, भेदभाव रहित होकर पालन करना पड़ता है, निष्पक्षता के साथ पालन करना पड़ता है। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को भी उसे मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यानी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। ठीक, तो नीति शास्त्र ये निजी सार्वजनिक संबंधों में मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया कि क्यों आया, फिर मैंने आपको ये इंट्रो बताया, फिर निजी संबंधों में उसके कुछ इंट्रो बताया, फिर वहाँ क्यों आता है ये चीज़ बताई, फिर कुछ मूल्य क्या होते हैं निजी संबंधों में उसको बताया, फिर इसके बाद मैंने बताया कि पतन का कारण क्या है, निजी संबंधों में बढ़ावा देने के उपाय क्या हैं, फिर सामाजिक संबंध में नीति शास्त्र क्या है, उसमें नैतिक मूल्य क्या है, फिर क्यों पतन हो रहा है नैतिकता का सार्वजनिक संबंध में, फिर इसके बाद गांधी के 7 पाप क्या हैं, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को कैसे बढ़ाया जाए उसका उपाय क्या है। ठीक, इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट संदर्भ धार्मिक क्षेत्र और निजी के अनुसार बताया कि धार्मिक क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक संबंधों को कैसे मेंटेन किया जाए, सवाल आएगा तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो आज आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कल क्या पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो कल हम लोग वाला टॉपिक होगा मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका। क्यों? क्योंकि मैंने मानवीय मूल्य आपको पढ़ा दिया दूसरे क्लास में ही। अब यहाँ नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों की जीवन और उनके उपदेशों शिक्षा, ये सेम टॉपिक हमको इसके साथ पढ़ना है। ये भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान इसके साथ। ठीक, तो इससे हमारा टाइम का बचत होगा और जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी भी हो पाएगी। ठीक है, तो ये अब जो है 2 दिन में ये पहला जो है यूनिट खत्म हो जाएगा, 2 दिन में दूसरा यूनिट खत्म हो जाएगा, तीसरा यूनिट भी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको इस अक्टूबर मंथ में पूरी जो है सिलेबस को GS4 को कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लासेस मेरे साथ करिए। आप अक्टूबर मंथ में ही आप अपने GS के सिलेबस को कंप्लीट कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।